ये जो श्वासोच्छ्वास क्रिया होती है यानी मैक्सिमम ऑफ ब्रीथिंग जो होती है कंप्लीट होती है दो स्टेप में। और इस स्टेप को कंप्लीट करने में दो प्रकार की मांसपेशियां जो है महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। एक मांसपेशियां है, मांसपेशी का नाम है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और दूसरी जो मांसपेशी है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। ये जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होती है बाहर की ओर होती है, हमारे फेफड़े के बाहर की ओर होती हैं। और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती है ये हमारे फेफड़े के अंदर साइड की ओर होती है। आप देखिए यहाँ चित्र पर, ये जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है ये आप देखेंगे ये उस साइड दिखेगा और ये जो है बाहर की ओर दिखेगा, ये अंदर की ओर दिखेगा, जिसे कहते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। इसमें क्या, इसमें रिब्स यानी कि जो पसलियां होती हैं ये वर्टिब्रे में जुड़े होते हैं। ये थोरेसिक कैविटी है जिसे वक्ष गुहा कहा जाता है। ये स्टर्नम है जिसमें बहुत सारी पसलियां क्या होती है आपस में जुड़ी होती है, 12 पसलियां आपस में जुड़ी होती हैं स्टर्नम में। इसमें क्या होता है कि हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में कि पहले क्या होता है कि जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कंट्रैक्ट होती हैं यानी कि जब ये सिकुड़ती है, सिकुड़ने के बाद क्या होता है कि ये जो पसलियां होती हैं यानी जो रिब्स होते हैं वो अपने यानी पोजीशन से हटने लगती है, यानी वो अंदर की ओर खींचने लगते हैं। और वो अंदर खींचने के बाद क्या होता है कि जो पसलियां होती हैं स्ट्रेट होने लगती है और स्टर्नम जो होता है वो अपनी जो है वर्जिनल पोजीशन से खिसक करके जो है एंटीरियर पोर्शन की ओर चले जाते हैं। और जब ये अपने एंटीरियर पोजीशन पे जाते हैं तो इनकी जो थोरेसिक कैविटी होती है वो बढ़ जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि रीचिंग द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, यानी जो थोरेसिक कैविटी का जो आयतन होता है और बढ़ जाता है। और थोरेसिक कैविटी के आयतन के बढ़ने के कारण इनका जो प्रेशर होता है, इनमें जो प्रेशर होता है वो प्रेशर भी क्या होता है बढ़ जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। और प्रेशर जैसे ही कम होता है तो आपको पता है कि हमारा जो वायुमंडल होता है तो वायुमंडल और थोरेसिक कैविटी का जो प्रेशर होता है तो वायुमंडल का जो प्रेशर दाब होता है यानी प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है और थोरेसिक कैविटी का जो प्रेशर होता है कम होता है, क्योंकि इनका जो आयतन जब बढ़ जाता है तो उनमें प्रेशर कम हो जाता है। अब वायुमंडल का जो प्रेशर ज़्यादा है तो वायुमंडल का प्रेशर जो जब ज़्यादा है तो वायुमंडल से जो वायु होंगे वो अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर आना प्रारंभ कर देंगे, यानी ये थोरेसिक कैविटी में इंटर कर जाएंगे। और थोरेसिक कैविटी में इंटर करने की क्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि वायु को थोरेसिक कैविटी में प्रवेश करने की क्रिया को इंस्पायरेशन कहा जाता है। आपको पता है इंस्पायरेशन का मतलब होता है कि इनका मतलब होता है अंदर आना, इनका मतलब अंदर यानी वायु का अंदर आना। और ये कब होता है कि जब मांसपेशियां क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट होती है यानी सिकुड़ती है, जब मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। और जब ये मांसपेशियां, अब इसका आयतन जो है बढ़ गया है, आयतन यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है आयतन बढ़ गया है। और आयतन बढ़ने के कारण इसमें वायु पूरी तरह से क्या होंगे भर गए। अब ये वायु भर गए, अब ये जो वायु होंगे ये हमारे ब्लड के माध्यम से आपके शरीर में चले जाएंगे और जो ब्लड होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएगा और इस थोरेसिक कैविटी में वो इंटर कराता रहेगा, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड वापस रिटर्न आएगा। अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इस थोरेसिक कैविटी में भर जाता है तो जो मांसपेशियां होती है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल जो मसल्स होती हैं वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। और रिलैक्स होने के बाद ये अपनी पोजीशन मतलब अपने ओरिजिनल पोजीशन में वो आना प्रारंभ हो जाती है, यानी कि इस पोजीशन से ये इस पोजीशन में आना प्रारंभ हो जाते हैं। और जैसे इस पोजीशन से इस पोजीशन में आते हैं तो इनका जो आयतन होता है थोरेसिक कैविटी का जो आयतन होता है कम हो जाता है और प्रेशर यानी प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। और प्रेशर दाब बढ़ने के कारण यानी प्रेशर बढ़ने के कारण आयतन कम हो गया और प्रेशर ज्यादा हो गया। तो प्रेशर ज्यादा होने के कारण ये क्या होते हैं हमारे मुख के जरिए जो वायु होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। इसी प्रकार हमारा ये इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल भी उसी के जैसा कार्य करता है, ये अंदर की ओर होता है। इसके भी सिकुड़ने से जो पसलियां होती हैं वो क्या होती हैं, वो सिकुड़ने से पसलियां अंदर की ओर खींचने लगती है। स्टर्नम पुनः जो है खिसक करके वो अपनी अवस्था को चेंज कर देता है और चेंज करने के बाद फिर थोरेसिक कैविटी की जो वक्ष गुहा होगा उसका आयतन बढ़ जाएगा, पुनः वायु आएंगे, वायुमंडल से शुद्ध वायु आएंगे उसमें भर जाएंगे और भरने के बाद पुनः क्या होगा
शुद्ध हवा कोशिकाएं मतलब जो ब्लड होंगे ब्लड के माध्यम से कोशिकाओं में चले जाएंगे और ब्लड के जरिए फिर अशुद्ध हवा यानी कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः थोरेसिक कैविटी में इंटर कर जाएंगे। अब ये इसमें केवल थोरेसिक कैविटी में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। पुनः क्या होगा, पुनः ये जो इंटरनल इंटरकॉस्टल जो मसल्स होते हैं वो क्या होंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स होने के बाद वो अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे और प्रारंभिक अवस्था में आने पर इनका जो आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, वो क्या होगा, घट जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा। और प्रेशर बढ़ जाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड पुनः बाहर निकल जाएंगे। ये क्रिया यानी कि इसी क्रिया को हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इस प्रकार से किसी भी मतलब व्यक्ति जो श्वसन करता है तो और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है तो वो इसी मांसपेशियों के जरिए बाहर निकलता है। जब मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो आयतन बढ़ जाता है, जिससे आप जो शुद्ध वायु होते हैं वो फेफड़े में भर जाते हैं और जब वो रिलैक्स होते हैं तो उनका आयतन घट जाने के कारण वो कार्बन डाइऑक्साइड पुनः क्या होता है, वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इसी को कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। धन्यवाद।